हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम देखेंगे संविधान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो XYZ, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका UPSI हो, चाहे SSC हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम, तो सभी के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और ध्यान से क्लास को देखना है। आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चैनल पर ज़रूर जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला ही हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग एक प्यारा सा मैसेज करेंगे, जिससे कि पता चल सके कि आप लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है। एक नोट आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देखेंगे, इसका स्टैंडर्ड सभी क्वेश्चन से अलग होगा। यानी कि जितना आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है, उससे बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई। विकल्प आप सभी के सामने, स्वयं इस्तीफा तो देगा तो हटेगा ये राज्यपाल, लेकिन इसके अलावा किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, केवल ए। राष्ट्रपति द्वारा जब पदच्युत की स्थिति होती है, तब उस समय राज्यपाल को उसके पद से हटा दिया जाता है। सामान्यतया राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने से कितनी वर्ष की अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए। लेकिन वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि उसके अंडर में। इसके अलावा वो कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र ये दे सकता है। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसको भी उसी राज्य का या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल को हटाने के संबंध में संविधान में महाभियोग जैसा कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, या फिर अपने से तो इस्तीफा देने से तो कोई भी पद से हट जाता है। तो राज्यपाल पर महाभियोग जैसा कोई प्रावधान नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने पॉइंट बताया, कभी भी राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सकता। उम्मीद है कि आपको बहुत ही क्लियर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1983 में स्थापित फिल इन द ब्लैंक के राजपत्र चार्टर का देश में राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। किस समिति के राजपत्र के अनुसार ये था? ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सरकार ने जून 1983, ध्यान से आप सुनते रहिए, सरकार ने जून 1983 में इसका मतलब गठन किया था और इसके अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया। क्या नाम था न्यायाधीश का? न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया। इनका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। यानी केंद्र और राज्य के संबंधों में जो शक्ति का संतुलन है, किसको कौन सी शक्ति दी जाए, किस तरीके से, तो इसका संतुलन, इस शक्ति पर संतुलन से संबंधित जो इनकी संस्तुति थी, यानी कि इनको रिपोर्ट देनी थी सरकारी आयोग को। अच्छा, राजमन्नार समिति केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए ये बनाई गई। चलिए, मल्होत्रा समिति बता देते हैं, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई। नरसिम्हन समिति वित्तीय यानी कि बैंकिंग सुधार के लिए बनाई गई। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारी समिति और आयोग जितने विकल्प में थे क्लियर समझ में आ गए हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना, ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, सरकारी आयोग में था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? यहाँ पर जो सरकारी बजट है, इसे पेश करने की तारीख कौन तय करता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, राष्ट्रपति। सरकारी बजट पेश करने की तारीख राष्ट्रपति तय करता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, आप सभी जान रहे हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम केंद्रीय बजट कहते हैं, इसको संसद के समक्ष रखता है। यह वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है, जिसे हम केंद्रीय बजट कहते हैं, इसको संसद के समक्ष ये रखता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो यहाँ पर आपको बता देते फिल इन द ब्लैंक है। तो भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो कौन सी समिति? लोक लेखा समिति, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति या वित्त आयोग। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, यानी कि लोक लेखा समिति भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। संसद से चयनित सदस्य इस समिति में होते हैं और ये भारत के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद से ये बनाए जाते हैं। लोक सेवा समिति, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लिख देते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की स्पेलिंग आप ध्यान से देखिएगा, ये इंग्लिश में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। COMMITTEE, यहाँ पर देखिए MMTTEE। या PSC, भारत सरकार के राजस्व और व्यय की लेखा परीक्षा के लिए भारतीय संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिए। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की ये जांच करती है, लोक लेखा समिति। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पी शिवरमन समिति की सिफारिशें किस वर्ष में लागू की गई थी? बी शिवरमन समिति की सिफारिशें। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 1982 में। डॉक्टर शिवरमन समिति की सिफारिश 1982 में लागू की गई। इस समिति की अनुशंसा पर ही नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना भी की गई। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को की गई। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थोड़ा सा होमवर्क आपको पहले दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, नाराज नहीं होना है, होमवर्क करके जाना है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सटीक कटौती प्रस्ताव, टोकन कटौती प्रस्ताव, नीति कटौती प्रस्ताव या अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, सटीक कटौती प्रस्ताव। सटीक कटौती प्रस्ताव कटौती का एक प्रकार नहीं है, ये कटौती का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सके, ठीक है। चलिए आपको और कटौती के बारे में बताते हैं। जो नीतिगत कटौती प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव किसी विशेष मांग के तहत आने वाली किसी नीति को अस्वीकृत करने के लिए लाया जाता है। अर्थगत कटौती प्रस्ताव जो होता है, यह प्रस्ताव किसी विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में कमी करने के लिए लाया जाता है, राशि में कमी करने के लिए, ठीक है। और टोकन जो
ये टोकन आप कह सकते हैं या फिर इसे प्रतीक कटौती प्रस्ताव कहेंगे। तो ये प्रस्ताव सरकार के उत्तरदायित्व से संबंधित किसी विशेष विषय के संबंध में विरोध प्रकट करने के लिए, जो टोकन होता है ये विरोध प्रकट करने के लिए लाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी सही हो जाता है, 2 हैं। ऑप्शन बी सही होता है, 2 हैं। लोकसभा गठन के विषय में अनुच्छेद 81 और 331 में प्रावधान है। लोकसभा गठन के लिए जो विषय है वो अनुच्छेद 81 और 331 में इसका प्रावधान किया गया है। अब ये जानिए 81 में क्या है। अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जाएंगे। ठीक, इसके अलावा मैंने कहा 81 और 331 में ना, तो 81 के अनुसार राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जाएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद हम 331 की बात करते हैं तो 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यदि उसकी राय में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। यानी कि जैसे देखिए 552, 530, देखिए 530 प्लस 20 प्लस 2 हो गया। लेकिन वर्तमान में जो इसकी प्रभावी संख्या राज्यों से 530, संघ राज्यों से 13 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2, यानी कि 530 प्लस 13 प्लस 2 यानी कि 545 है। क्लियर हो गया, गलती नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कौन सा सही आपको बताना है। यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्या यह सही है? चलिए देखेंगे आगे इस ऑप्शन से। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ किया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। चलिए विकल्प कौन सा सही हो जाता है, पूछा जा रहा है कि विकल्प यहाँ पर कौन सा सही है। ये इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, पी और क्यू दोनों सही है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव सदन के विपक्ष द्वारा केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही लाया जा सकता है, किसी मंत्री विशेष के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव हेतु किसी विशेष आधार की जरूरत नहीं होती। एक बार सदन में प्रस्तुत किए जाने के बाद यह सदन की सभी लंबित कार्यवाहियों को धारण कर लेता है। सामान्यतः सदस्यों द्वारा बोले जाने के पश्चात प्रधानमंत्री दोषारोपणों के संदर्भ में उत्तर देता है। यदि सदन के द्वारा इस प्रस्ताव को अपनाया जाता है तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हो जाएगी। तो ये चीज़ें चलती हैं अविश्वास प्रस्ताव के विषय में। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया। अच्छा, जो जो पॉइंट हम क्लियर करते हैं जानते हैं क्या होता है, वो एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया होता है, तो ये खास बात होती है इसकी। ठीक, तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या केंद्रीय मंत्रिमंडल को? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, राष्ट्रपति। लोकसभा का चुनाव अधिसूचित करने की बात हो रही है, तो लोकसभा का चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग अन्य निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होता है, लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद तब निर्वाचन आयोग आता है, लेकिन अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(4) के अनुसार लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले और विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम जो साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले
राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात। ये सेंटेंस बड़ा भले हो गया लेकिन इस बहुत सिंपल सा है। देखिए, लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के जो हमेशा निर्वाचन होता है उससे पहले, और विधान परिषद, और जब प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए जो निर्वाचन होता है उससे पहले, और उसके पश्चात प्रत्येक जो द्विवर्ष में निर्वाचन होता है उससे पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात निर्वाचन आयोग को वो मतलब कामों को सौंपता है। ठीक है, कहने का मतलब चुनाव होने से पहले ये जानकारी मांगता है, फिर कहने का मतलब राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, बात समझ में आई? परामर्श करता है, फिर उसके बाद अधिसूचना जारी करता है। क्लियर हो गया? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है 1925 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत की एक साम्यवादी दल है, और इस दल की स्थापना कब हुई? 26 दिसंबर 1925 को। कहाँ पर हुई? कानपुर नगर में हुई। और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी M.N. रॉय ने। ठीक है, M.N. राय ने की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपर फास्ट रिवीजन। जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आप लोगों की मेमोरी में वो क्वेश्चन हमेशा के लिए फीड हो जाता है। पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी चीज़ें हम पढ़े उसे हम रिवाइज करते रहें, याद करते रहें, हमारे दिमाग में वो चलती रहें। क्लियर? चलिए रिवीजन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन है, स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, केवल ए, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है 1983 में स्थापित फिल इन द ब्लैंक के राजपत्र चार्टर का देश में राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, सरकारिया आयोग के राजपत्र के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? सरकारी बजट पेश करने की तारीख, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, राष्ट्रपति तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो यहाँ पर पहले मैंने बताया था आपको कि फिल इन द ब्लैंक है। ऑप्शन ए सही हो जाता है, लोक लेखा समिति, PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। नेक्स्ट है बी, शिवरमन समिति की सिफारिशें किस वर्ष में लागू की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, सटीक कटौती प्रस्ताव, जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 2। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, यानी कि पी और क्यू दोनों। ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ किया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। दोनों सही है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, राष्ट्रपति को। अगला है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 1925। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने जितने क्वेश्चन देखे उससे रिलेटेड आपने बहुत सारे फैक्ट देखे। कहने का मतलब अगर आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं उसका 3 से 4 गुना आपका क्वेश्चन तैयार होता है यहाँ पर साइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए,
आज का सवाल है, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमेशा की तरह हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और फीडबैक अपना दीजिएगा, कैसे क्वेश्चंस लगे, क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।